Dear friend, in this video, I am going to discuss about part 3 of Indian polity. So in previous videos, we have seen the basic concepts and historical backgrounds. Now in present video, we'll see the development of Indian polity. मतलब जो ब्रिटिश के समय से और अब तक इंडियन पॉलिटी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से एक्ट्स रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू जो पारित किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, तभी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहीं से शुरुआत होता है, वही उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कुछ एक्ट्स हैं जो इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 1935 का अधिनियम देखा जाए तो वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूड किया गया, तो वही एक तरीके से बेस हो जाता है। और सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स की बात करें, वैसे सोर्स तो बहुत सारे हैं, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्रोत देखा जाए इंडियन पॉलिटी का तो एक्ट 1935 का अधिनियम। इंडियन कुछ ऐसा करके है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935। तो 1935 के अधिनियम से हमारे इंडियन पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, बट उसके पहले बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म हो गया, 1919 का 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके पहले चार्टर अधिनियम हो गया। बहुत सारे एक्ट्स हैं, अभी देखेंगे वीडियो में आगे स्लाइड पे। तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं पहले, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फीचर क्या है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता ना, किसी भी धर्म के प्रति कोई भी निरपेक्ष भाव नहीं रहेगा, सारे धर्म समान रहेंगे और सबको इक्वल राइट, आज़ादी रहेगी। तो सेक्युलर का मतलब एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष होता है। So the word secular has been introduced by the 42nd Amendment Act in preamble to the Constitution of India, but India has been secular since independence. तो 42 अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 के आसपास ये एक्ट आया था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, SSI, S फॉर सेक्युलर, S फॉर सोशलिस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी, है ना। तो ये 3 वर्ड प्रिएम्बल में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो सेक्युलर का मतलब वही है, धर्मनिरपेक्ष। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1966 में हुआ था। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने प्रिएम्बल में ही अमेंडमेंट किया था। हालांकि प्रिएम्बल में अमेंडेबल नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उस समय प्रिएम्बल में भी अमेंडमेंट हो गया था। 3 वर्ड जोड़े गए थे, SSI, S फॉर सेक्युलर, S फॉर सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो ये 3 वर्ड जो जोड़े गए थे प्रिएम्बल में 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये बट इंडिया हैज बीन सेक्युलर सिंस, लेकिन सेक्युलर तो बहुत पहले से ही था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी सेक्युलर स्टेट है, लेकिन प्रिएम्बल में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। In the matter of religion, the state is neutral and non-interfering, all free to follow। हाँ, तो किसी भी मैटर, रिलीजन, धार्मिक किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई इंटरफेयरिंग नहीं होगा और न्यूट्रल रहेगा, सबके लिए समभाव के प्रति। ऑल आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर ऑन रिलीजन, सभी को अपना धर्म मानने के लिए इक्वल आज़ादी रहेगी, इक्वल अधिकार रहेगा। दूसरा पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता।
तो इंडिया में एकल नागरिकता ही एग्जिस्ट करता है, दो नागरिकता लेके कोई नहीं चल सकता। जैसे कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, तो वहाँ से जब सिटीजनशिप अमेरिका का हो जाएगा तो फिर इंडिया का खत्म हो जाएगा। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि एकल नागरिकता अधिकारी रहेगा। एंड इंडियन सिटीजन is a citizen of India only and not of Indian state as in case of America where dual citizen। जैसा कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होता है, तो इंडिया में वैसा नहीं है। बाय बर्थ जो बहुत सारे सिटीजन बनने के बहुत सारे एलिजिबिलिटी होता है, बाय बर्थ से होता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है, कोई 6 मंथ का पीरियड होता है, उसके थ्रू भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये जो एडॉप्ट किया गया था ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, इंग्लैंड से। जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लिया गया। तीसरा पॉइंट सैलिएंट फीचर क्या है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो ये लेंथीएस्ट और बिगेस्ट, सबसे, हम लोग पूरी दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया है, जिसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था प्रारंभ में। ब्रिटिश में मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ब्रिटिश में मैग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टी ऑफ इंग्लैंड, ऐसा कुछ नाम दिया गया। और उसमें 24 आर्टिकल हैं। इंग्लैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल 24 आर्टिकल। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट कहते हैं, इसके अंदर केवल 7 आर्टिकल है। यूएसए बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश, लेकिन जितना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन अपना है उतना लंबा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे कि यूएसए भी नहीं है और ब्रिटेन भी नहीं है। फिर उसके बाद सैलिएंट फीचर, चौथा पॉइंट है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन एसेंस। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी और फेडरल दोनों में है। जो कोई स्टेट या कंट्री होता है वो बहुत सारे प्रोविंस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फेडरल में क्या होता है कि फेडरल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, यूनिटरी स्ट्रांग होता है, इसमें कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। फेडरल में अलग होने का एक मतलब गवर्नमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई भी एक स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन यूनिटरी में कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। So it has provided a unique system of government which is neither fully federal or unitary। कंप्लीट रूप से फेडरल भी नहीं कह सकते, यूनिटरी भी नहीं कह सकते, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन कहते हैं। फेडरल इस सेंस में होता है क्योंकि 28 राज्यों का एक संघ है इंडिया। फेडरल को हिंदी में संघ बोलते हैं और यूनियन को भी हिंदी में संघ बोलते हैं। मतलब भारत 28 राज्यों का एक संघ है, तो एक फेडरल भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि फेडरल जो गवर्नमेंट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उसमें कोई भी स्टेट अपने सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश करके वो देश से अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य चाह के भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है यूनियन, एक्चुअल में यूनियन है, कहने को फेडरल है लेकिन एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में होता है। पूरा जो गवर्नमेंट का पावर है केवल सेंटर के पास नहीं है, सेंटर और स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाइकैमरलिज्म कह सकते हैं, या फिर हाँ बाइकैमरलिज्म ऐसा कुछ कह सकते हैं। द्वैध शासन पहले भी आया था, ब्रिटिश के समय भी, अभी भी उसी तरह का सेंस है, लेकिन उस समय का जो शासन था वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के समय में डायरार्की थी, द्वैध शासन था, तो वो एक तरीके से वो अलग था। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर था वो ब्रिटिश के हाथ में था, रेवेन्यू कलेक्शन का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर जो था वो
वो किंग के पास था, और प्रशासन का जो, और रेवेन्यू कलेक्शन, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना, बाकी व्यापार करना, ये सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो बाई कैमरल या डायरार्की सिस्टम ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेट दोनों में ही है। द सुप्रीम कोर्ट, but it has unitary in the sense that the central government exercise legislature, executive and financial control over the states। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे किसी एक के पावर पूरी पावर नहीं है। कुछ पावर हमारे जुडिशरी के पास भी होता है, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी होता है, और कुछ लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम बॉडी है, और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो जो नियम कानून बनता है वो पार्लियामेंट में ही बनता है, तो वो लेजिस्लेचर का काम करती है। मतलब नियम कानून को बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव जो नियम कानून को लागू इम्प्लीमेंट करेगा, रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे, और सीएम स्टेट लेवल पे हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम, ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है ये एग्जीक्यूटिव होता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो बेसिकली एमएलएज होते हैं, विधायक, विधानसभा के जो स्टेट्स में होते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब जो होते हैं ये लेजिस्लेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, ये बेसिकली होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, और उसको एक तरीके से रन करना। फिर तीसरा एक और जुडिशरी होता है। अगर नियम कानून सही नहीं है, फंडामेंटल लॉ के खिलाफ है, या फिर किसी के हित में नहीं है, तो उसको जुडिशरी उस पर एक्शन लेके उस कार्रवाई कर सकती है जुडिशरी। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। फिर उसके बाद पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश से प्रभावित है। जैसा ब्रिटिश में है वैसे ही हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। मतलब एक पार्लियामेंट रहेगा, और पार्लियामेंट की पावर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई जैसा कि मैंने पहले बताया। तो पार्लियामेंट जिसमें हेड वेयर द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल वन। तो इसमें प्रेसिडेंट नाम मात्र का होता है, ज़्यादा कुछ पावर होती नहीं, बस केवल नियम कानून जो बनता है उसको साइन करके इम्प्लीमेंट कराना होता है, और भी जैसे पुरस्कार देना हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन इनका होता नहीं है। लेकिन इनका भी रोल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनल हेड होते हैं। द कैबिनेट एक्सरसाइज द रियल एग्जीक्यूटिव। जो कैबिनेट होता है, मंत्री परिषद, और उसमें जो सीएम या पीएम होते हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स उन्हीं के पास। जुडिशियल रिव्यू की पावर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू which implies that the Supreme Court has the power to declare a law passed by the legislature as null and void if it is inconsistent with the fundamental rights। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, जुडिशरी का जो फंक्शन होता है, कोई भी नियम कानून सही बना है कि नहीं बना है, फंडामेंटल के अगेंस्ट तो नहीं है, या किसी समुदाय के या फिर किसी ऐसे जो इंडियन पीपल है उसके हित में ना हो के अहित में है, तो फिर एक्शन ले सकता है और उसको नल एंड वॉइड करके हटा सकता है। ये पावर होता है जुडिशरी के पास। तो जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब ये है कि कोई भी नियम कानून बना, फिर उसके पीछे रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद जानकारी जहाँ पे गलती है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिव्यू किया जा रहा है, तो वे जुडिशियल रिव्यू हो गया। ठीक है, उसको कोर्ट में जो बन गया नियम उसको कोर्ट में लाके उस पर विचार करना, उस पर निर्णय देना, ये जुडिशियल रिव्यू का काम हो गया। फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन व्हिच आर सेफगार्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ा पावर 32 में आर्टिकल 32 को
इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हृदय और आत्मा का है, आर्टिकल 32। तो फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन का एक सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। इसका वायलेशन करने पे कोई भी आम आदमी सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सीधा। अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ है उसके बारे में, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहां से रिट जारी हो जाती है। फिर तो वो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन। कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है किसी के प्रति, तो उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो डेवलपमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देख रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, जब 1757 का जो युद्ध होता है ना, तो बैटल ऑफ प्लासी 1756 और 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो उस समय का जो रिवॉल्ट है वो बहुत ही अनलॉफुल होता है, तो इसके बारे में इंडियंस बहुत नाराज होते हैं। फिर वो ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती है, तो वहाँ पे एक एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश कर्मी के खिलाफ, एक तरीके से इंडियन के पक्ष में। रेगुलेटिंग एक्ट, जो कानून व्यवस्था होती है उसको सही करने के लिए एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट है 1784, पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अमेंडिंग एक्ट 1781, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर अधिनियम हर 20 साल में आता है। सबसे पहली बार 1793 में आया था, फिर 20 साल जोड़ेंगे तो 1813, फिर 20 साल के बाद 33, फिर 20 साल के बाद 53। इस तरीके से चार्टर अधिनियम 20-20 साल के समयांतराल में आता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रीवियस स्लाइड में बात किए थे, सबसे बड़ा जो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1900, इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ये दो ब्रिटिश अधिकारी कह सकते हैं, मॉर्ले मिंटो नाम से थे, तो रिफॉर्म उन्हीं के नाम पे आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो कंपनी का जो रूल था वो उस समय जो एक्ट थे, ये सारे एक्ट आए थे। 1773, 1784, 93, 13, 1833। द क्राउन रूल, ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्राउन रूल आता है, उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 47 और इंडियन काउंसिल एक्ट 61-92-9, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में पास होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो संसद होती है वहां से। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन टेरिटरी के लिए कुछ रूल्स हैं जो मेनली बंगाल में इम्प्लीमेंट होगा। It was the first intervention by the British government in the company territories affair and the market, beginning of the takeover process that was completed 1850। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी पे ये पहला रूल आता है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है। और भी कुछ रिफॉर्म्स इंडिया में, जैसे सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में। 1773 में इसका एक्ट आता है और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का
एस्टेब्लिशमेंट होता है सर एलिजा एम्फे एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश भारत का सबसे पहला जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, वो सर एलिजा एम्फे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल विथ सुपरवाइजरी पावर ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड चेन्नई। तो गवर्नर जनरल जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव पहले थे, लेकिन 1757 के आसपास, लेकिन ब्रिटिश के थ्रू जो गवर्नर चुने गए, अब वो प्रोविंसेस पे एक तरीके से अपॉइंटमेंट ऐसा होगा कि सुपरवाइजरी पावर रहेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो गया। तो पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, केवल एक कंपनी को हेड करने के लिए, गाइड करने के लिए या फिर सुपरवाइज करने के लिए कह सकते हैं। उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था तब तक। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के समय की बात करते हैं तो वो सेना एक तरीके से कंपनी का करता धरता था, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके लिए एक तरीके से लीडर का काम करता, सुपरवाइजरी पावर। लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। जब ये एक्ट आता है तो फिर ये थोड़ा सा इफेक्टिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, एक तरीके से कंपनी के अधीन हो जाते हैं। पहले क्या था, एक तरीके से इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू वो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और डिपेंडेंसी हो जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो कुछ भी होगा वहाँ से होगा, वहाँ से जो कानून आएगा वही पारित होगा, और इसी के हिसाब से पूरा कानून बनेगा, और इसी के हिसाब से पूरा ब्रिटिश इंडिया चलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और जो पॉलिटिकल पावर है, वो जैसे राजा किंग का एक, अभी इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, तो उसमें वही चीज़ बताया गया। एक कंपनी का कंट्रोल जो होता है पूरा रेवेन्यू कलेक्शन, और कंपनी का जो ट्रेड होता है उस पे होता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो किंग पे होता है। जैसे मीर जाफर या ऐसा कुछ किंग था ना, तो वो जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट होते हैं 1773 में सबसे पहली बार, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पारित होते हैं, ठीक है। This act was amended and Government of India was recast by Prime Minister William Pitt's India Act 1784। फिर उसके बाद इस एक्ट में कुछ अमेंडेड संशोधन होता है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिकास्ट बाय प्राइम मिनिस्टर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकास्ट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब वही जो गवर्नर जनरल है वो बदलते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहीं से होती हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही होती हैं। विलियम पिट्स प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। इंडियन एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू सबसे पहली बार आता है। एक तरीके से नियम कानून है जो इंडिया के टेरिटरी को गवर्न करेगा, उस रूल बना। तो ये बैकग्राउंड है चार्टर अधिनियम, जो फ्रेंच में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, वहाँ पे भी ब्रिटिश का कब्जा था, तो वहाँ पे जो रूल था उसके अगेंस्ट, उसका जो इफेक्ट था उसके नलिफाई करने के लिए, तो वो उस तरीके से बैकग्राउंड डेवलप किया गया था इस एक्ट का, उसको देखते हुए। जो फ्रेंच में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी भी थी, तो वहाँ पे उसको देखते हुए ये नियम बनाया गया था, चार्टर अधिनियम 1813। प्रोविजंस वही जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में, बाकी थोड़ा डिटेल में लिखा है, बेसिक चीज़ें वही हैं। फिर उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। Pitt's India Act established the system of dual control of India, and this change continued through 1858. The company territory in India was called British Possession in India for the first time. The British government was given complete control over the company affairs and in its administration in India. Board of Control was established in England. तो डायरार्की डुअल गवर्नमेंट या डबल रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के पे लगाया गया था। तो
तो ये फीचर्स है पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने बात किया ही था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक कार्य था उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे ट्रेड हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इन सब की जिम्मेदारी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वो सब काम धाम देखेंगे। जो रेवेन्यू कलेक्शन है और कंपनी को चलाने का काम हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियम कानून बनाएगा, उस पर निगरानी रखेगा। तो ये हमारा पीट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चार्टर एक्ट 1833। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको अभी के लिए रखते हैं, और फिर उसके बाद नए वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।